हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़ और शार्प लर्निंग ऐप पर भी तमाम स्टूडेंट्स ये वीडियो देख रहे हैं। तो कई सारे महत्वपूर्ण टॉपिक्स हैं। विराट कोहली ने संन्यास ले लिया है, ऑपरेशन सिंदूर, उसके पीछे की कहानी बताएंगे कि संघर्ष विराम कैसे हुआ, पोप लियो नए पोप बन गए हैं, भारत जो है वो चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने वाला है और भी कई सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए। तो शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन बिना देर किए हुए, विराट कोहली ने मई 2025 में क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास ले लिया है? अब फाइनली उन्होंने कह दिया है, ऐलान कर दिया और आंसर क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया और ये द हिंदू में न्यूज़ भी देख रहे हैं आप। आज की टॉप जो खबर है वो यही है तमाम अखबारों में, ठीक है, वेबसाइट में, न्यूज़ वेबसाइट में। तो उन्होंने 12 मई को ऑफिशियली ये कह दिया कि हम टेस्ट से संन्यास ले लिए हैं और उन्होंने इंस्टाग्राम पर भी लिखा कि टेस्ट क्रिकेट मेरी परीक्षा ने, मतलब टेस्ट क्रिकेट ने मेरी परीक्षा ली, मुझे आकार दिया, वो पाठ सिखाए जो ज़िंदगी भर याद रहेंगे। ठीक है। अच्छा, इससे पहले विराट कोहली ने 10 मई को बीसीसीआई से कहा था कि वो टेस्ट से संन्यास लेना चाहते हैं, लेकिन बीसीसीआई ने अपने कहा था कि कोहली जो है अपने फैसले पर फिर से विचार करें और उनसे बात भी की गई थी, लेकिन आखिरकार इन्होंने कहा कि नहीं, हम संन्यास लेते हैं। तो इनके करियर के बारे में बात करेंगे अगर टेस्ट की, क्योंकि इन्होंने संन्यास ले लिया और शानदार प्लेयर हैं, दुनिया और भारत को तो, भारतीयों के तो सबसे ज़्यादा चहेते हैं। तो उन्होंने टेस्ट डेब्यू जो किया था 2011 में किया था। मैच टोटल खेले उन्होंने 123, टोटल रन टेस्ट में बनाए हैं 9230। औसत जो रहा है इनका 46.85 रन का रहा है। सेंचुरी 30 मारी है 100 और हाफ सेंचुरी 31 है। बेस्ट स्कोर इनका 254 रहा है। दोहरे शतक लगाए हैं इन्होंने 7 और 2017 और 18 में वो टेस्ट प्लेयर ऑफ द ईयर भी चुने गए थे। शानदार इनकी जो है वो कहानी रही है। कोहली ने इंस्टाग्राम पे लिखा काफ़ी डिटेल में और कहा कि टेस्ट क्रिकेट में पहली बार मैंने बैगी ब्लू जर्सी 14 साल पहले पहनी थी। ईमानदारी से कहूँ तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये फॉर्मेट मुझे इस सफ़र में इतनी दूर तक ले जाएगा। इसने मेरी परीक्षा ली, मुझे पहचान दी, मुझे कई सबक सिखाए हैं जिन्हें मैं जीवन भर याद रखूंगा। सफ़ेद जर्सी में खेलना मेरे लिए खास और निजी अनुभव रहा है। परिश्रम, लंबे दिन, छोटे पल जैसे कुछ नहीं दिखता, हमेशा आपके साथ रहते हैं। और जब मैं इस फॉर्मेट से दूर जा रहा हूँ तो ये आसान नहीं है, लेकिन ये फ़िलहाल सही लगता है। इन्होंने कहा कि मैंने इसमें सब कुछ अपना दिया और इसने मुझे उम्मीद से कहीं ज़्यादा दिया है। मैं खेल के लिए, मैदान पर खेलने वालों के लिए और हर उस व्यक्ति के आभारी हूँ जिसने मुझे इस सफ़र में आगे बढ़ाया। मैं हमेशा अपने टेस्ट के करियर को मुस्कुराते हुए देखूंगा। तो इन्होंने ये बातें जो है इंस्टाग्राम पर बहुत ही भावुक चीज़ें लिखी हैं और सबने देखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक और बात करते हैं क्रिकेट की। प्रश्न होगा, क्रिकेटर रोहित शर्मा ने T20 के बाद मई 2025 में अब क्रिकेट के किस फॉर्मेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी? आंसर क्या होगा? टेस्ट क्रिकेट से। इन्होंने भी टेस्ट को अलविदा कह दिया है। 7 मई को इन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट डाला और कहा कि अब हम संन्यास लेते हैं। पिछले 6 साल से वो रेड बॉल टेस्ट क्रिकेट में ओपनिंग कर रहे थे। T20 से वो 2024 में, यानी पिछले साल ही उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया था और अभी वो IPL के में मुंबई के इंडियंस के लिए खेलते हैं। तो अब ये टेस्ट से ये कह रहे हैं कि अब हम नहीं खेलेंगे। इन्होंने भी संन्यास लेने का ऐलान कर दिया। तो इन्होंने जो है टेस्ट में अगर करियर देखेंगे तो 2013 में डेब्यू किया था। मैच टोटल खेले हैं 67, रन टोटल बनाए हैं इन्होंने 4301, औसत 40.57 का रहा है, 12 शतक, 26 अर्धशतक और बेस्ट स्कोर रहा है 212 का। तो शानदार खिलाड़ी। चले आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन लेते हैं। सैन्य अभियान ऑपरेशन सिंदूर के 5वें दिन किस देश की मध्यस्थता यानी मीडिएशन से भारत पाकिस्तान के बीच संघर्ष विराम हुआ है? क्या होगा आंसर इसका? USA, अमेरिका। उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी संघर्ष विराम होगा, क्योंकि बड़ा ही ज़बरदस्त मामला चल रहा था। भारत की ओर से काफ़ी अटैक में मुद्रा में था भारत, जो उधर से जवाबी कार्रवाई हो रही थी उसके बाद से, लेकिन अचानक से अमेरिका सामने आया और फिर ऑपरेशन सिंदूर का अभियान इसको
युद्ध विराम कर दिया गया है। और ये न्यूज़ भी देख रहे हैं पूरी तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने इसमें हस्तक्षेप किया। देखिए, जम्मू कश्मीर के पहलगांव में 22 अप्रैल को आतंकियों ने 26 टूरिस्ट की हत्या कर दी थी। महिलाओं और बच्चों के सामने पुरुषों को सिर और सीने पर गोली मारी थी और महिलाओं से कह दिया था तुमको छोड़ रहे हैं, जाकर मोदी को बता देना। और उसके 15 दिन बाद भारतीय सेना ने 6-7 मई की रात को पाकिस्तान और पीओके में पाक ऑक्युपाइड कश्मीर में एयर स्ट्राइक की थी। 25 मिनट में 9 आतंकी ठिकानों को तबाह किए थे, 100 से ज़्यादा आतंकी ढेर किए थे और वहीं पर उन आतंकियों को ट्रेनिंग दी गई थी। तो नाम क्या रखा गया था? ऑपरेशन सिंदूर, क्योंकि आतंकियों ने देश की बहन बेटियों का सुहाग उजाड़ा था। और इसके बाद फिर पाकिस्तान ने जो लगातार बॉर्डर इलाके में एयरबेस में गोलीबारी वगैरह शुरू की थी और उधर से ड्रोन इधर से ड्रोन, हालांकि उधर के ड्रोन जो है बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं पहुंचा पाए थे, लेकिन भारत ने अपने बताया जाता है कि ब्रह्मोस मिसाइल का भी इस्तेमाल किया था। एयर डिफेंस सिस्टम S-400 ने शानदार काम किया और फिर ब्रह्मोस की वजह से वहाँ कई सारे जो एयरबेस हैं पाकिस्तान के वो उसको बर्बाद कर दिया गया था। एयरबेस की एयर पट्टी पर ही विस्फोट कर दिया गया था। 20-20 फीट गहरे गड्ढे कर दिए गए थे भारतीय वायुसेना के द्वारा। ठीक है, तो इस बीच क्या हुआ कि सीज फायर का जो है ना वो ऐलान हो गया। सीज फायर के ऐलान के बाद भारत के विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने बताया कि दोनों देशों के जो DGMO होते हैं, यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस, ठीक है, जो भी युद्ध हो रहा है तो वो वही लगातार नज़र रख रहे होते हैं। तो दोनों देशों के DGMO के बीच में बातचीत हुई और उसके बाद फिर तय हो गया डिप्लोमेटिक लेवल और मिलिट्री लेवल पर कि आगे बातचीत जारी रहेगी और फिलहाल को स्थगित किया जाता है। ठीक है, तो 5 दिनों में ही पाकिस्तान जो है ना वो ऑपरेशन सिंदूर से काफ़ी नुकसान हुआ था, उसका परास्त हुआ था और ये युद्ध की ओर मामला बढ़ रहा था। अभी तक ये सैन्य एक अभियान के तौर पर था, लेकिन ये फुल फ्लेज्ड युद्ध की ओर मामला बढ़ता जा रहा था। तो ये हुआ है। अच्छा, ये सवाल होगा कि भारत और पाकिस्तान ने सीज फायर क्यों की? देखिए, भारत का मकसद पूरा हो गया। भारत ने फर्स्ट डे से ये कहा कि हम जो है वो आतंकियों पर हमले कर रहे हैं, पाकिस्तान के आम जनता और सेना पर हमले नहीं कर रहे हैं। जब उसने अटैक किया तो भारत ने फिर वहाँ के सैन्य ठिकानों पर भी हमला शुरू कर दिया था। तो इसको क्यों किया, मतलब सीज फायर क्यों हुआ? बड़ा लोगों के मन में ये सवाल बना हुआ है अभी भी। देखिए, भारत का मकसद पूरा हो गया और क्या किया भारत ने? कॉस्ट ऑफ टेररिज्म को बढ़ा दिया है। ठीक है, उसके बारे में आगे बताएंगे कॉस्ट ऑफ टेररिज्म। दूसरी बात यह है कि दोनों देश जो है ना पूर्ण युद्ध की बजाय रैंप ऑफ यानी टकराव फिर रोकने पर सहमत हुए और ट्रंप ने रास्ता निकाला है ये। ठीक है, कैसे हुआ? यूं कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं मार्को रूबियो, तो उन्होंने भारतीय विदेश मंत्री S जयशंकर से बातचीत की और इसके बाद फिर रूबियो ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को फ़ोन लगाया और बातचीत की। हालत पाकिस्तान की ये है कि प्रधानमंत्री खुद डिसीजन नहीं ले सकते थे। तब रूबियो ने, यानी जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं और वहाँ के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार हैं, उन्होंने पाकिस्तान के सेनाध्यक्ष जनरल मुनीर से बातचीत की और ये पहली बार था कि ऑफिशियल रूप से पाकिस्तान का जो टॉप लीडरशिप है उसने सीधे पाकिस्तानी जनरल से बात की थी और फिर ये सहमति बनी कि सीज फायर किया जाए। ठीक है, इससे पहले हमेशा ये होता था कि सेना जो है ना वो सहमति लेती थी, प्रधानमंत्री से सहमति लिया करती थी, भले ही दिखाने के लिए सेना वहाँ पर सब कुछ है, वहाँ की डेमोक्रेसी बिल्कुल बर्बाद हो चुकी है और ये आज से नहीं है, बहुत दशकों से हालत बहुत ख़राब है वहाँ की डेमोक्रेसी की। लेकिन वहाँ सेना जो है ना वो सामने में नहीं दिखती। यहाँ पहली बार ऐसा हुआ कि टॉप लीडरशिप जो अमेरिका की है उसको वहाँ के सेनाध्यक्ष से बात करनी पड़ी और उसके बाद फिर ये हुआ। ठीक है, तो भारत का मकसद एक तरह से पूरा हुआ है। कॉस्ट ऑफ टेररिज्म उसको बढ़ाया गया है एक तरह से। देखिए क्या है ना कि उधर से आतंकवादी आया और उसने गोली मार दी, फिर हमने बातचीत की कि भाई ये गलत हुआ है, लेकिन अब जो हमला हुआ उससे क्या हुआ, उसके आतंकी कमांडर्स और जो 100 आतंकी मार दिए गए और उसकी वजह से संघर्ष थोड़ा आगे बढ़ा। और इसका मतलब क्या हुआ, वैसे ही पाकिस्तान बर्बाद है आर्थिक तौर पर, उसको कर्जा लेना पड़ रहा है, बहुत कम कर्ज अभी मिला है IMF से।
अब वो उसमें से बड़ी रकम जो है ना, वो क्या होगा, वो तो भाई अपने स्थिति को उबारने के लिए मिला है, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो डाइवर्ट होगा, ठीक है, फंड। तो मतलब ये हुआ कि अगर आतंकी हमला होता है तो उसके लिए बड़े पैमाने पर हमले होंगे, और भारत ने ये कह दिया है कि अगर आतंकवाद होता है, अगर आतंकवादी घटनाएं होती हैं तो इसको युद्ध के तौर पर माना जाएगा। मतलब ये हुआ कि उसको बहुत महंगा पड़ने वाला है, क्योंकि पूरे देश को कंट्रोल करना उसके लिए बड़ी मुश्किल हो जाती है, ठीक है, सेना पर खर्चा बढ़ जाता है। तो ये सब है। एक और ख़ास बात है कि दुनिया जो है ना वो एक साथ 3 युद्ध झेल नहीं सकती है। इस वक्त क्या है, दुनिया भर में 32 छोटे बड़े सैन्य टकराव चल रहे हैं, जिनमें से 2 बड़े युद्ध चल रहे हैं। पहला है इजराइल और गाजा में, ठीक है, इजराइल और हमास के बीच, और दूसरा है रूस और यूक्रेन के बीच। और इसकी वजह से दुनिया भर में सप्लाई चेन और ट्रेड पर बहुत तगड़ा असर हुआ है। और अगर भारत पाकिस्तान के बीच में जंग बहुत बड़े पैमाने पर होती तो दुनिया भर पर इसका असर होता है। कैसे असर होता है, आप सोचिए, बंगाल की इधर अरब सागर जो है ना, वहाँ पर जहाज़ों का आवागमन, अगर नेवी इंटरफेयर करती, नेवी ने, दोनों देशों की नेवी अगर आमने सामने होती तो क्या होता, जो अरब सागर है वहाँ से ट्रेड जो है बंद हो जाता, वहाँ से सामान गुजरना बंद हो जाता, मुश्किल हो जाता। तो ऐसे में दुनिया भर में जो स्टील, फार्मास्यूटिकल, अनाज, कच्चे सामान, मेटल्स, कच्चा तेल, इन सब का जो आयात निर्यात है ना, वो बड़े पैमाने पर नुकसान होता। तो दुनिया 3 बड़े युद्ध झेल नहीं सकती है, ठीक है। मैंने पहले बताया 2 युद्ध के बारे में। देखिए क्या है, ये बंगाल की खाड़ी है, भारत जो है वो पाकिस्तान पर भारी तो पड़ जाता, लेकिन पूरा इलाका जो है ना यहाँ का, ये चौक हो जाता मतलब जो दुनिया के जो जहाज इधर से गुजर रहे हैं ना, इधर से यूरोप जा रहे हैं, उधर आ रहे हैं, उन सबको बड़ी परेशानी होती, फिर पूरे दुनिया में सप्लाई चेन गड़बड़ा जाती। ऐसे में अमेरिका ने बीच बचाव करने की कोशिश की है, उसका इसमें इंटरेस्ट भी है, ठीक है। एक तो दादा बनने की कोशिश करता है, ठीक है, फिर से एक तरह से दुनिया को दिखाया उसने कि मैं बीच बचाव कर सकता हूँ, ओके, ये बात है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं बिना देर के हुए। और हाँ, आपको बताऊँ, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर सभी कोर्सेज में छूट दे दी गई है, आधे का 80% तक छूट दे दी गई है, प्राइस काफ़ी कम कर दिए गए हैं। तो आप शार्प लर्निंग ऐप पर जाकर ये बैच बहुत सारे हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे करंट फोर्स का ISPCS मेंबरशिप है, जिसमें अगले 1 साल का और पिछले 2 सालों के करंट फोर्स के पूरे डिटेल दिए जाते हैं, टेस्ट, वीडियो, PDF, ये सब कुछ होता है। बेसिक मेंबरशिप है, जिसमें SSC, टीचर, रेलवे, इन सब के लेवल का कंटेंट होता है, तो इस पर छूट है। PET, इसके प्राइसेस बढ़ गए थे, लेकिन अब फिर से 99 कर दिए गए हैं। तो कुछ ही दिनों के लिए UPSI, इसके भी प्राइसेस बहुत कम हो गए हैं, बैच चल रहा है ऑलरेडी। रेलवे ग्रुप D का बैच चल रहा है। 75 BPSC का, इसका भी प्राइसेस काफ़ी कम कर दिए गए हैं। बिहार सिपाही का ये प्राइस तो अब है नहीं, बहुत कम कर दिया गया है, ठीक है। तो अब ज्वाइन कर सकते हैं शार्प लर्निंग ऐप पर, तमाम कोर्सेज में छूट चल रही है। और बस अब चंद दिनों, क्योंकि सीज फायर हो चुका है और ऑपरेशन सिंदूर सफल हो चुका है, अब ये जल्द ही ऑफर ख़त्म हो जाएगा, तो ज्वाइन कर सकते हैं आप। अगला क्वेश्चन होगा, भारत रेड क्रॉस दिवस मतलब अगला क्वेश्चन लेते हैं, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 8 मई को, ठीक है। और इस बार की थीम है मानवता को जीवित रखना, कीपिंग ह्यूमैनिटी अलाइव, ये है इस बार की थीम। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, अगला जो क्वेश्चन है वो, नए पोप का नाम बताएं जिन्हें मई 2025 में चुना गया है। आंसर क्या होगा? पोप लियो 14, ठीक है, पोप लियो 14। और ये रहा फोटोग्राफ इनका। तो 8 मई को कार्डिनल थे ये पहले, मतलब तो उनको अब पोप चुन लिया गया है। पुराना नाम इनका कार्डिनल रॉबर्ट फ्रांसिस प्रीवोस्ट था, ओके। तो ये जो दुनिया भर के रोमन कैथोलिक हैं, उनके सर्वोच्च धार्मिक नेता अब ये बन चुके हैं, ओके। तो परंपरा के अनुसार नाम चुनना होता है, तो अब ये इनका नाम जो है ना वो क्या हो गया? पोप लियो 14, ये नाम आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। इससे पहले जो पोप थे वो पोप फ्रांसिस थे, जिनका निधन हो गया था 21 अप्रैल 2025 को 88 ईयर की उम्र में, लंबी बीमारी की वजह से, ठीक है। पोप काफ़ी प्रभावशाली होता है। देखिए ईसाई धर्म में ना कई शाखाएं हैं,
जैसे कैथोलिक, प्रोटेस्टेंट और ऑर्थोडॉक्स। तो कैथोलिक जो है ना सबसे बड़ा समुदाय है, उसके चीफ मतलब ये उच्चतम धार्मिक पदाधिकारी माने जाते हैं। ठीक है, तो पोप का ये चयन की प्रक्रिया हुई थी रोम में, वेटिकन सिटी में, रोम स्थित जो वेटिकन सिटी है वहाँ पर। और उसमें जो है ना 80 वर्ष से कम उम्र के जितने कार्डिनल्स थे तो उन्होंने जो है ना वोट दिया। और भारत से भी 4 कार्डिनल्स पहुँचे थे वोट डालने के लिए। कौन कौन थे भारत के भारतीय? तो वह कार्डिनल फिलिप नेरी फेराओ, कार्डिनल क्लीमेस बेसिलियोस, कार्डिनल एंथनी पुला। ओके, तो ये सब जो है ना वो वहाँ पर गए थे। एक और है कार्डिनल जॉर्ज जैकब कुवाकड। ओके, तो 4 वहाँ गए थे। और दुनिया भर के कार्डिनल्स ने जो 80 वर्ष की उम्र तक थे तो उन्होंने वोट दिया और इनको चुन लिया, पोप लियो 14 को। अगला प्रश्न लेते हैं, विश्व थैलेसीमिया दिवस कब मनाया जाता है? तो वह है 8 मई को। और थीम क्या है इस बार की? थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदाय को एकजुट करना, रोगियों को प्राथमिकता देना। ठीक है, ये है इस बार के थीम। अगला प्रश्न लेंगे। अच्छा, थैलेसीमिया क्या है? तो वो एक तरह का जेनेटिक ब्लड डिजीज है जिसमें मरीज के भीतर हीमोग्लोबिन जो ना उसका निर्माण ठीक से हो नहीं पाता है, तो इस वजह से बार बार खून चढ़ाना पड़ता है उसको। अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF के आंकड़ों के अनुसार भारत 2025 में किस देश को पीछे छोड़कर चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा दुनिया का? आंसर होगा जापान। और ये आप देख भी रहे हैं कंटेंट। ठीक है, तो IMF ने लेटेस्ट जो आंकड़े जारी किए हैं उसके मुताबिक भारत में 2025 में $4.187 ट्रिलियन के अनुमानित GDP होने वाली है और चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा। जो ग्रोथ है ना वो भारत की थोड़ी तेज है और जापान की कम है, इसलिए जापान को पीछे छोड़ देगा भारत। ओके, हालांकि अगर हम पर कैपिटा की बात करेंगे तो उसमें काफ़ी पीछे है भारत, लेकिन ओवरऑल अगर अर्थव्यवस्था में देखेंगे तो भारत जो है वो आगे बढ़ता जा रहा है। ओके, अगला क्वेश्चन, रविन्द्रनाथ टैगोर जयंती कब मनाई जाती है? तो वह है 7 मई को। 7 मई 1861 को रविन्द्रनाथ टैगोर का जन्म हुआ था और उन्होंने भारत का राष्ट्रगान जन मन गण और बांग्लादेश का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला उन्होंने लिखा था और नोबेल प्राइज़ मिला था। क्यों मिला था ज़रा आप बताइए, किस पुस्तक के लिए इनको नोबेल प्राइज़ मिला था? कमेंट बॉक्स में आप बताएंगे। अगला क्वेश्चन, BRO यानी सीमा सड़क संगठन का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो वह 7 मई को मनाया जाता है। बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सीमाओं के आसपास जो सड़क का निर्माण है, जो भारतीय जो सैन्य बल है उनको वहाँ तक पहुँचाने के लिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। अगला क्वेश्चन, यमन के नए प्राइम मिनिस्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो आंसर होगा सलीम सालेह बिन ब्रिक। ठीक है, तो उनको चुन लिया गया है, इस बार नया प्राइम मिनिस्टर नियुक्त किया गया है। हालांकि यमन की हालत बहुत ख़राब है, अगर हम मैप के ज़रिए देखेंगे, देखिए ये तो प्यारा भारत है अपना और इधर जो है वो का इलाका आप देख रहे हैं, इसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, वैसे हम लोगों के लिए पश्चिम एशिया है। तो ये यमन है येलो रंग में और यहाँ पर सिविल वॉर चल रहा है, नहीं गृह युद्ध चल रहा है और लगभग आधे से ज़्यादा हिस्से पर इधर जो है ना वो विद्रोहियों का कब्जा है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर बने हैं ना अभी, वो जो वहाँ की सरकार है उसकी हम नियुक्त हुए हैं वहाँ पर। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी आप सबके एग्जामिनेशंस के लिए और जो छूट चल रही है वो आप लाभ उठा सकते हैं। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।